हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग कल जो टीजीटी 2021 का पेपर देख रहे थे, उस क्रम में ये सेकंड पार्ट है। ठीक, हम लोग बहुत ही आराम से पढ़ रहे हैं, बहुत विस्तार से पढ़ रहे हैं। इस बुक में बहुत अच्छे से दिया गया है। अभी आप लोग के पास बहुत समय है, हम लोग चीजें विस्तार से पढ़ सकते हैं। और कल हम लोगों ने 30 क्वेश्चन किया था, और आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। जरूरत पड़ेगी तो थर्ड या फोर्थ पार्ट भी बनेगा। ठीक, जान लिया आप लोग क्या पढ़ना है। अब मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। आप लोग अपने पढ़ाई लिखाई पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सी जगह आ रही हैं और आने वाली हैं, आ चुकी हैं। तो आप लोग फॉर्म भर लें, तैयारी करते रहें। कौन जानता है किसका कहाँ क्या लिखा हुआ है। ठीक है, फिलहाल जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब क्यों करेंगे? सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। 10:40 पे आप लोग का वीडियो अपलोड होता है पर डे। ठीक, संडे के दिन भी 10:40 पे वीडियो आता है, लेकिन संडे के दिन फुल हम लोग 120 या 125 यानी 125 ट्यूशन का टेस्ट सीरीज करते हैं। संडे के दिन आप लोग का ये क्लासे नहीं चलता है, लेकिन क्लास चलता है। संडे हो या मंडे, रोज आप लोग का पर डे क्लास चलता है। किसी भी दिन आप लोग का क्लास अब्सेंट नहीं होता है। शाम को 5 PM पे भी आप लोग का एक छोटा सा वीडियो अपलोड हो जाता है, आप लोग वहां भी देख लिया करें जा करके। अब हम लोग क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 31। मोपिंग इज विच काइंड ऑफ वर्क? आप लोग यहाँ देखिएगा, इंग्लिश में मोपिंग दिया है। मोपिंग का मतलब होता है पोछा लगाना, और यहाँ झाड़ू दिया है। तो इसका आंसर भी जो लोग हिंदी देख करके किए थे, आयोग ने इंग्लिश माना था। आप लोग एक चीजें जान लो, जहां कहीं भी इंग्लिश और हिंदी में शब्द फंसते हैं, अगर आप मान लो इसी क्वेश्चन को आप देख लीजिए, यहाँ पे मोपिंग दिया, यहाँ पे झाड़ू दिया। जो लोग झाड़ू देख करके आंसर किए उनका रॉन्ग हो गया। जो लोग मोपिंग देख करके इसका आंसर किए उनका 1 नंबर या 2 नंबर, 4 नंबर जो भी था उन्हें मिला था। ठीक है, टीजीटी में क्या होता है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। मालूम है कि नहीं मालूम? आप लोगों को शायद मालूम होगा कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसमें कोई भी गलत करने पे कुछ भी नंबर नहीं कटता है। लेकिन यही एलटी में अगर देख लो तो एलटी में नंबर कट जाता है। ठीक है, एक गलत होने पे, 3 गलत होने पे आपका एक सही क्वेश्चन गलत हो जाता है। टीजीटी एलटी में ये है। तो जहां भी इंग्लिश दिया रहेगा, इंग्लिश वाले शब्द को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, तो अब आप यहाँ आंसर करें। झाड़ू को देख करके ना आंसर करिएगा, मोपिंग को देख करके आंसर करिएगा। लाइट वर्क में आएगा यानी हल्के कार्य में, मॉडरेट वर्क में आएगा यानी सामान्य कार्य में, यानी मध्यम कार्य में, और क्या है, कठिन कार्य यानी स्ट्रेनस वर्क में आएगा, स्ट्रेनियस वर्क में आएगा। डी बोथ यानी ए एंड सी दोनों में आएगा, यानी लाइट और कठिन दोनों कार्य में आएगा। आप बता दो इसका क्या आंसर होगा। आप कहोगे मैम इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी पोछा जो होता है कठिन कार्य में आता है। ठीक है, इधर आ जाओ। लैंग वर्दी एवं, थोड़ा सा और कम, ठीक, लैंगवर्दी एवं बैरेट ने शक्ति व्यवस्थापन संबंधी अनेक प्रयोग किए। इन्होंने विभिन्न घरेलू क्रियाओं को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया है। नंबर 1 हल्का कार्य, नंबर 2 मध्यम कार्य, नंबर 3 श्रमशील कार्य। ठीक है, हल्का कार्य यानी लाइट वर्क, हाथ व मशीन द्वारा सिलाई बुनाई करना, रफू करना, लिखना आदि। हल्के कार्य में क्या क्या आएगा, यहाँ आप लोग देख लो। हाथ को मशीन द्वारा सिलाई करना, बुनाई करना, रफू करना और लिखना, ये सब किस में आते हैं? हल्के कार्य में, यानी लाइट वर्क में आएंगे। सॉरी, मध्यम कार्य जिसे मॉडरेट वर्क कहेंगे, शिशु को वस्त्र पहनाना, छोटे वस्त्रों पर प्रेस करना, टॉवेल, नैपकिन, ब्लाउज। ठीक, छोटे वस्त्र क्या हो गए, जैसे टॉवेल हो गया, नैपकिन हो गया, ब्लाउज हो गया। बर्तन धोना, पैर की मशीन से सिलाई करना, कमरों की सफाई करना, झाड़ू पोछा लगाना आदि, ये सब किसमें आएंगे? मध्यम कार्य में आएंगे। किसमें आएंगे? मध्यम कार्य में आएंगे। नंबर 3 क्या है? श्रमशील कार्य। ठीक है, जिसे हैवी वर्क कहा जाता है। ठीक, इसमें क्या क्या आएगा? बड़े वस्त्र धोना, चादर धोना, फर्श धोना, झाड़ना आदि क्या होगा?
श्रमशील यानी हैवी वर्क में आएगा। इस हिसाब से उत्तर इसका सी आयोग ने सही माना है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, अब आप लोग ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, ले चुके होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता, ऑप्शन बी सेंस ऑर्गन्स यानी ज्ञानेंद्रियां, ऑप्शन बी ब्रेन डिसऑर्डर यानी मस्तिष्क विकार, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी। 32 का आंसर करते क्या होगा? देखिए क्या होगा 32 का आंसर। आप कहोगे मैम 32 का आंसर हो जाएगा डी यानी ऑल ऑफ दी एबव होगा। ठीक है, ऑल ऑफ दिस या ऑल ऑफ दी एबव। अब इसका इधर आंसर दिया हुआ है, इधर आ जाओ आप लोग। संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। कौन कौन से कारक है? बहुत तेज नींद लग रही। आनुवंशिकता, ज्ञानेंद्रियां, मस्तिष्क विकार, अर्थात ये सभी विकल्प सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर करें। क्या है 33 का? विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन एमोंग द गिवन ऑप्शन, यानी दिए गए विकल्पों में प्रसार शिक्षा की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ऑप्शन ए स्पेस एंड ग्राफ, आकार एवं ग्राफ, ऑप्शन बी एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी, ऑप्शन सी पिक्चर एंड फोटोग्राफ, चित्र एवं फोटोग्राफ, ऑप्शन डी ऑडियो कंटेंट यानी शब्द सामग्री। अब आप बताते इसका आंसर क्या हो जाएगा? 33 का आंसर होगा मैम प्रदर्शनी जो होता है ये बेस्ट होता है, सर्वोत्तम विधि होती है। ठीक, इधर आ जाओ आप लोग, विस्तार से दिया हुआ है। प्रदर्शनी का प्रसार शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदर्शनी के माध्यम से प्रसार कार्यकर्ता उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग कर अधिक फसल उत्पादन के परिणाम को ग्रामीण जनता तक पहुंचा सकता है। नवीन कृषि यंत्रों या उपकरणों की जानकारी प्रदान करने, फल सब्जी संरक्षण करने, पीसे मसालों की पैकिंग करने आदि से संबंधित जानकारी प्रदर्शनी लगाकर दी जाती है। जिस प्रकार बड़े स्तर पर शहरों में किताबें, ऊनी वस्त्रों, घरेलू उपकरणों, बिजली के सामानों आदि की प्रदर्शनी लगाई जाती है, ठीक उसी प्रकार गांवों में भी प्रसार कार्यकर्ता चार्ट, पोस्टर, फोल्डर, तस्वीरें, किताबें, मॉडल आदि की प्रदर्शनी लगाकर ग्रामीणों में जागरूकता उत्पन्न कर सकता है। तब विकल्प बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर करें। 34 क्या है? प्रथम 4 सप्ताह में होने वाले शिशु मृत्यु का कारण क्या है? कॉजेज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी इन फर्स्ट 4 वीक। आप बताते हैं। आप कहोगे मैम श्वासावरोध के कारण, जन्मजात असमानताओं के कारण, संक्रमण के कारण, ऑल ऑफ दी अबव यानी उपयुक्त सभी के कारण। तो आप कहोगे मैम यहाँ पे उपयुक्त सभी के कारण जो है बच्चे की डेथ हो जाती है, यानी इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर इसको विस्तार से बता दें। प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण है श्वासावरोध, जन्मजात असमानताएं, संक्रमण आदि है। अतः बाल मृत्यु की इतनी गंभीर समस्या को देखते हुए यह आवश्यक है कि शिशु स्वास्थ्य रक्षा की ओर समुचित ध्यान दिया जाए, अर्थात विकल्प बी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, बाल विकास की विभिन्न पहलू हैं। ऑप्शन ए शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी मोटर डेवलपमेंट यानी गत्यात्मक विकास, ऑप्शन सी लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा विकास, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव यानी उपरोक्त सभी। आप बता दो क्या होगा? बाल विकास के विभिन्न पहलू हैं, तो आप कहोगे मैम इसका भी डी हो जाएगा, यानी बाल विकास के सब हैं, शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट सब होता है। इधर आ जाओ आप लोग, इधर देखो शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक, बच्चे का विकास का मुद्दा कोई एकाकी विषय नहीं है, बल्कि एक सेकंड, बल्कि यह कुछ हद तक व्यक्ति के विभिन्न पहलुओं के लिए अलग ढंग से प्रगति करता है। जहां कई शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का के विकास का वर्णन दिया गया है। इधर आ जा, कहाँ दिया हुआ है? इधर दिया है। क्या है? शारीरिक विकास,
गत्यात्मक विकास, भाषा विकास एंड सोशल डेवलपमेंट, ये क्या है? बाल विकास के विभिन्न पहलू हैं। ठीक है। शारीरिक विकास में क्या होगा? शारीरिक विकास की गति जन्म के बाद महीनों में तेज होती है और उसके बाद धीमी पड़ जाती है। गत्यात्मक विकास में क्या होगा? शिशु के विभिन्न कौशलों का विकास, चीजों को हाथ में लेना, स्वतः बैठना, घुटने के बल चलना, ये सब क्या होता है? मोटर डेवलपमेंट होगा। ठीक, क्या होगा? मोटर डेवलपमेंट होगा। भाषा विकास में क्या होगा? ग्रहणशील भाषा, दूसरों की बात की समझ में क्रमिक विकास होता है, जिसकी शुरुआत लगभग 6 महीने की आयु में होती है। सामाजिक विकास में क्या आएगा? घर के बाहर छोटे समूहों में भागीदारी बच्चे के सामाजिक संपर्क को बढ़ाती है, अर्थात विकल्प भी सही हो। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर करें। टार्सल प्रयास है, टार्सल एफर्ट स्टैंड फॉर ऑप्शन ए बेंडिंग, सिटिंग यानी झुकाव और बैठना, ऑप्शन बी उठाना जिसे कैरिंग कहेंगे, और पुलिंग कहेंगे और खींचना, मूवमेंट ऑफ लेग्स यानी टांग यानी पैर की गति, होल्डिंग यानी रोकना। टार्सल प्रयास में क्या आएगा? आप कहोगे मैम टार्सल प्रयास में क्या आ जाएगा? झुकना और बैठना आएगा। ठीक है, क्या होगा? झुकना और बैठना आएगा। इधर देख लो आप लोग, कितने अच्छे से दिखाया हुआ है। पहले आप लोग को पढ़ा दे, फिर जूम करेंगे, आप लोग फोटो खींच लीजिएगा। गृह व्यवस्था क्रियाओं में प्रयुक्त प्रयास है। नंबर 1 मानसिक प्रयास यानी मेंटल एफर्ट, शारीरिक प्रयास यानी फिजिकल एफर्ट, पैडल प्रयास और दृश्य प्रयास और टार्सल प्रयास। इतने तरीके के प्रयास होते हैं। कौन कौन से प्रयास हैं? मानसिक में तर्क करना, निर्णय लेना, सोचना, याद करना, ये सब क्या हो गए? ये सब मानसिक में आ जाएगा। अब शारीरिक में क्या होगा? बर्तन धोना, किसी चीज को ढकना, समस्त घरेलू कार्य करना, क्या हो जाएगा? शारीरिक प्रयास में। पैदल प्रयास में क्या होगा? खड़ा होना, चलना, दौड़ना, उठना, यानी जो चीजें पैर से होगा उसे पैडल कहेंगे। जो संपूर्ण शरीर से हो रहा है, हम बैठकर बर्तन धोएंगे, खड़े होकर के बर्तन धोएंगे, ये सब शारीरिक हो गया। मानसिक जो मेंटल रूप से हम वर्क करेंगे उसे मानसिक प्रयास कहेंगे। और दृश्य प्रकाश में क्या होगा? दृश्य प्रकाश से अच्छा जो प्रकाश होता है, जो चीजें हम आंखों से देखते हैं वो क्या होगा? दृश्य प्रकाश होगा। जैसे देखना हो गया, खोजना हो गया, समायोजित करना हो गया, ये किसके अंतर्गत आएगा? आप कहोगे मैम दृश्य प्रकाश के प्रयास के अंतर आएगा। अब टार्सल प्रयास के अंतर्गत क्या होगा? झुकाव होगा, बैठना होगा, खेती बाड़ी का काम करना होगा, फसल काटना, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? तो ये सब टार्सल के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर करें। 37 का आंसर है, क्या क्वेश्चन है? बच्चों का विकास निम्न का परिणाम है। डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज द रिजल्ट ऑफ, क्या है? ऑप्शन ए वनली लर्निंग है, सिर्फ सीखने का है। ऑप्शन बी वनली मेच्योरेशन है, सिर्फ परिपक्वता का है। ऑप्शन सी वनली इंडिविजुअल डिफरेंस है, सिर्फ व्यक्तित्व भिन्न विभिन्नता का है। ऑप्शन डी लर्निंग एंड मैच्योरिंग है। आप कहोगे मैम जहां जहां वनली या सिर्फ लिखा है ये सब नेगेटिव की तरफ जाएगा, यानी ये चीजें नहीं होंगी। केवल डी वाला एक पॉजिटिव आंसर है कि सीखना और परिपक्वता का क्या है? बच्चों के विकास का परिणाम होता है। ठीक है। अब इसका हम लोग डिस्क्राइब देख लें, क्या है? अधिगम की परिभाषा एवं प्रक्रिया का विश्लेषण करने पर सीखने के सोपानों का पता चलता है। अधिगम और परिपक्वता क्या है? अधिगम की क्रिया पर परिपक्वता का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। परिपक्वता का संबंध शारीरिक क्षमता के विकास से है। शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक योग्यता का विकास भी होता जाता है। इस विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में भी परिवर्तन होता रहता है। व्यवहार के परिवर्तन परिपक्वता के कारण और अधिगम के कारण होता है, अतः विकल्प डी सही है। ठीक है। अब इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 38। ऊर्जा को मापने की विधि को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा के मापने की विधि को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए फोटोमेट्री, ऑप्शन बी जियोमेट्री, ऑप्शन सी टेम्परेचर यानी तापमान, ऑप्शन डी कैलोरीमेट्री। आप कहोगे मैम कैलोरीमेट्री, ये क्वेश्चन मैंने एक दिन कम्युनिटी पे पोस्ट किया था, आप लोगों ने आंसर किया था। ठीक है।
अब इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 39। जठर रस में पाया जाने वाला एंजाइम है। इस क्वेश्चन को भी मैंने एक दिन कम्युनिटी पे पोस्ट किया था। एंजाइम से प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। आप कहोगे मैम, इसका आप लोगों को मैं ट्रिक दे करके जाऊंगी। ठीक है, आप लोगों को ट्रिक बताऊंगी कि इसको कैसे आपको लर्न करना है। फिर आप इसका आंसर कभी भी नेक्स्ट भविष्य में आपको मिलेगा तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, ठीक। यहाँ पे पहले आप अपना आंसर दे दो। ऑप्शन ए एमाइलेज होगा, ऑप्शन बी पेप्सिन होगा, ऑप्शन सी लाइपेज होगा, ऑप्शन डी ट्रिप्सिन होगा। आप बता दे 39 का क्या आंसर होगा। आप कहोगे मैम 39 का हो जाएगा पेप्सिन। क्या होगा? पेप्सिन। ठीक है, जठर रस में क्या पाया जाएगा? आप कहोगे मैम पेप्सिन। अब आपको मैं बता दूं, जठर रस यानी पेट के लिए कहा। जठर मतलब पेट, जो हमारे पेट में रस पाया जाता है उसमें कौन सा एंजाइम होगा? तो आप कहोगे मैम पेप्सिन होगा। तो प से पेट हो गया और प से हमारा पेप्सिन हो गया। इतना आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो तीनों हैं, ये क्या हो गया? लाइपेज हो गया, एमाइलेज हो गया और ट्रिप्सिन हो गया। इसको अगर आप लिखते हो LAT, इसको आप क्या पढ़ोगे? इसको हम लात पढ़ेंगे मैम। लात यानी हमारा पैर, नहीं कि एक लात मार देंगे, समझे? तो क्या, चाहे जितना भी कोई बढ़िया से बढ़िया बोलने वाला हो, लेकिन कभी नहीं कहता कि एक पैर मार देंगे। ठीक है, जो चीजें भाषा प्रचलित रहती है उसी को लोग बोलते हैं कि हर जगह तो एक लात मार देंगे। ठीक है, एक हाथ मार देंगे, एक लात मार देंगे। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया? आप कहोगे मैम ये जो लात है ये कहाँ पाया जाता है? ये अग्नाशयी रस होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अग्नाशय में पाए जाते हैं। देखिए विस्तार से दिया दिया होगा। आमाशय रस, जिसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, आमाशय रस में म्यूकोस स्तर से स्रावित होता है। यह एक रंगहीन खट्टा द्रव तरल द्रव्य है जिसमें 0.2 से 2% हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl होता है। इसमें पेप्सिन, रेनिन तथा लाइपेज एंजाइम होते हैं। आमाशय रस अम्लीय होता है। इसका पीएच 0.9 से 1.5 होता है। अब सोच लो कितना एसिडिक होगा। इसका स्राव रासायनिक उद्बोधन द्वारा नियंत्रित होता है, अतः विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक, इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 40। डिब्बा बंद जैम या जेली पर चिन्ह लगा रहता है। ऑप्शन ए एग मार्क का, ऑप्शन बी ISI, ऑप्शन सी FPO, ऑप्शन डी मैंने बीज। ये हम आप लोग को कई बार बता चुके हैं कि जहां भी एग्रीकल्चर हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं? एग्री हम लोग ऐसे लिखते हैं ना। तो एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी, जो भी चीजें हमें खेती बाड़ी से मिलती है, मैदा हो गया, चना हो गया, ये सारी चीजों पे क्या लगा होगा? आप कहोगे मैम एक मार्क लगा होता है। बेसन हो गया, दाल हो गया, इन सब पे किसका मार्क लगा होगा? तो आप कहोगे मैम एक मार्क लगा होगा। ISI मार्क जो भी पंखा हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, AC हो गया, उन सब पे क्या लगा होता है? ISI मार्क लगा होता है। बचा एक सिंगल FPO। तो FPO का फुल फॉर्म ही है फ्रूट प्रोडक्ट आर्डर। क्या है? फ्रूट प्रोडक्ट आर्डर। तो FPO जो होगा डिब्बा बंदी जैम एवं जेली पे लगता है। ठीक है, इधर आ जाओ, आप लोग देख लो क्या है। FPO भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रसंस्कृत फलों उत्पादों पर यह चिन्ह अनिवार्य है, जैसे कि डिब्बा बंदी फल, डिब्बा बंद फल, पेय, फ्रूट, जैम, स्क्वैश, अचार, निर्जलित फल उत्पाद आदि। यह चिन्ह गारंटी देता है कि उत्पाद एक स्वच्छ खाद्य सुरक्षित वातावरण में निर्मित किया गया है। यह मानक फल उत्पाद आदेश, जिसे फ्रूट प्रोडक्ट आर्डर कहते हैं, कानून द्वारा 1955 में लागू हुआ। अब अगर पूछ ले कि FPO कब लागू हुआ तो आप क्या बताओगे? 1955 में। कब लागू हुआ? 1955 में। अब एक मार्क के बारे में दिया है। क्या दिया है एक मार्क के बारे में? यह एक प्रमाणित चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादों या पदार्थों पर लगाया जाता है। ISI मार्क क्या है? यह चिन्ह भारतीय प्रमाणीकरण चिन्ह है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। अभी आप FPO का भी देखें तो FPO और ISI
दोनों कब हुआ? तो 1955 में हुआ। यह औद्योगिक उत्पादों के लिए जारी किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक वस्तुएं हो गई, मोटर हो गया, केबल वायर हो गया, हीटर हो गया, एलपीजी हो गया, सिलेंडर हो गया। इन सब पे किसका मार्क लगा होता है? तो आईएसआई मार्क लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करें, 41 का। फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज, प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण है। आप लोग ये देख रहे होंगे, एलटी का हम लोगों ने पेपर सॉल्व किया, उसमें भी क्रम लगाने को दिया था, उसमें तो कूट दिया था, लेकिन इसमें केवल सिंगल एक पूछ रखा है कि प्रसार शिक्षा का पहला चरण क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा। जिस तरीके से हम लोग लिखते हैं, एड कॉस AIDCKES, नहीं SE, क्या होगा? SE कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 को भी क्रम से लगाने के लिए दे देता है। तो आप कहोगे मैम अटेंशन शुरू में ही, यानी ध्यानाकर्षण पहला चरण होगा। ठीक है। इंटरेस्ट कौन सा चरण है? आप कहोगे मैम सेकंड चरण है। सेटिस्फेक्शन कौन सा चरण है? आप कहोगे मैम 6 नंबर का है। डिजायर कौन सा चरण है? तो आप कहोगे मैम 3rd नंबर का है। कन्वेंशन किस पे आएगा? 4th पे। नॉलेज 6 पे। सेटिस्फेक्शन 6 पे, और इवेल्युएशन 7 पे। इस तरीके से हमें ये ट्रिक याद होना चाहिए। ठीक है, यहां देख लो आप लोग दिया विस्तार से। प्रसार शिक्षा के सामान्य चरण हैं अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्वेंशन, अवेयरनेस एंड नॉलेज, एक्शन, सेटिस्फेक्शन एंड इवेल्युएशन। ध्यान आकर्षण, अभिरुचि, इच्छा, विश्वास, जानकारी, क्रिया, संतुष्टि एंड मूल्यांकन। आप इसको भी इंग्लिश वाले शब्द से याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाता है। हिंदी वाला थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन पेपर बाइलिंगुअल होता है, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों देता है, इसलिए हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर कर दे, क्या होगा? 42 में क्या दिया गया है? 42 है, स्काउरिंग का प्रयोग होता है। स्काउरिंग का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए वुल में, ऑप्शन बी शिल्प में, ऑप्शन सी रेयान में, ऑप्शन डी नायलॉन में। अब आप बता दो कि स्काउरिंग की प्रोसेस कहाँ होती है। आप कहोगे मैम 42 का हो जाएगा, स्काउरिंग की प्रोसेस वुल यानी ऊन में होता है। अब यहाँ आप लोग विस्तार से पढ़ लें, क्या दिया है? क्लीनिंग एंड स्काउरिंग, छटाई एवं स्तर निर्धारण के पश्चात ऊन की सफाई एवं धुलाई की जाती है। ऊन के रेशों में जानवरों का पसीना, चिकनाई, धूलकण एवं अन्य गंदगी उपस्थित होती है, जिन्हें साफ करना आवश्यक होता है। ऊन की धुलाई के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। कैसे कैसे हम धुलते हैं? साबुन का घोल, स्काउरिंग विथ सोप सोल्यूशन, वाष्पित घोल, स्काउरिंग बाई बोले बोलेंटाई सोलुवेंट, और क्या है? कार्बोनाइजिंग विधि से भी क्या होता है? बूंद की प्रकृति साफ किया जाता है। ठीक है, अर्थात विकल्प ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर कर दे। 1 ग्राम फैट इज बर्न एंड प्रोड्यूस एनर्जी, यानी 1 ग्राम फैट को अगर जलाएंगे तो कितनी एनर्जी मिलेगी? ऑप्शन ए 6 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी 7 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी 8 किलो कैलोरी, ऑप्शन डी 9 किलो कैलोरी। तो आप कहोगे मैम 9 किलो कैलोरी जो है क्या है? 1 ग्राम अगर फैट को हम जलाएंगे तो 9 किलो कैलोरी मिलेगी। इसी में प्रोटीन को पूछता है और कार्बोहाइड्रेट को, तो प्रोटीन 1.4 किलो कैलोरी देगा 1 ग्राम जलने पे, और कार्बोहाइड्रेट भी 4.1 या 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। ठीक है, इधर आ जाओ। शरीर को, वसा को शरीर के पोषक तत्वों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यह शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करता है, यह शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करता है। साथ ही ग्लूकोज की कमी होने पर ऊर्जा देने का कार्य भी करता है। लिपिड शब्द वसा तथा वसा के समान पदार्थों का समूह होता है। यह 3 वसीय अम्ल, फैटी एसिड व एक गिलसराल से मिलकर बना होता है। सभी वसा फैट यानी लिपिड का ही रूप होते हैं।
तीन वसी अम्ल जिसे फैटी एसिड व एक ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है। सभी वसा फैट यानी लिपिड का ही रूप होते हैं। 1 ग्राम वसा से 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अतः विकल्प डी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? प्रसव में पहले नितंब आना, इसके बाद टांगे और बाहें और अंत में सिर आना, यह स्थिति क्या होगी? यानी अगर बच्चा हो रहा है डिलीवरी के प्रोसेस में, ड्यूरिंग डिलीवरी के क्या होगा? नंबर 1 ब्रीच बर्थ कहेंगे यानी उल्टा बर्थ कहेंगे। ऑप्शन बी इंस्ट्रूमेंटल बर्थ कहेंगे यानी उपकरण जन्म कहेंगे। ऑप्शन सी नेचुरल बर्थ कहेंगे यानी प्राकृतिक बर्थ कहेंगे। डी यानी क्या है? सहज जन्म कहेंगे, स्पॉन्टेनियस बर्थ कहेंगे। आप कहोगे मैम पहले क्या है? नितंब आ रहा है, फिर उसके बाद उसकी टांगे बाहें फिर सिर आ रहा है, तो इसको मैम हम ब्रीच बर्थ या उल्टा बर्थ कहते हैं। ऐसे बच्चे का पहले सिर बाहर आता है। ठीक है। पहले क्या आएगा? पहले हेड आएगा, फिर शोल्डर और हाथ आते हैं, फिर लास्ट में लेग आता है। ठीक है। ये क्या होता है? ये सीधा बर्थ होता है। यहाँ पे आप लोग देख लो जितने भी प्रकार के बर्थ हैं सबके बारे में दिया हुआ है। हम लोग एक एक करके धीरे धीरे पढ़ लेते हैं। शिशु जन्म कई प्रकार से होते हैं। शिशु जन्म की प्रक्रियाएं निम्नलिखित हैं। सामान्य व स्वाभाविक प्रसव, उल्टा प्रसव, औजारों व उपकरणों के द्वारा प्रसव, ऑपरेशन द्वारा प्रसव। ठीक है। इधर आ जाओ आप लोग। शिशु जन्म की यह प्राकृतिक और स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें प्रसव की तीनों अवस्थाएं बारी बारी से क्रियान्वित होती हैं। ठीक। इसे ब्रीच प्रसव भी कहते हैं। इसमें शिशु के पैर नीचे और सिर ऊपर होता है। इस प्रसव प्रक्रिया में औजारों की मदद ली जाती है। ठीक है। अब इधर आ जाओ। औजार एवं उपकरण द्वारा क्या है? जब गर्भस्थ शिशु किन्हीं कारणवश सामान्य प्रक्रिया द्वारा योनि मार्ग से स्वतः बाहर नहीं आ पाता, थोड़ा ब्लर है आप लोग एडजस्ट करिएगा, नहीं आ पाता है, तो औजारों व उपकरणों की सहायता से योनि मार्ग को चौड़ा कर शिशु को बाहर निकाला जाता है, जिसे ऑपरेशन करना कहते हैं। ठीक है। अब इधर आ जाओ आप लोग। इधर क्या दिया है? ऑपरेशन द्वारा प्रसव करके। अच्छा, ऑपरेशन उसे नहीं कहेंगे। ठीक है। केवल क्या है? औजार एवं उपकरणों के माध्यम से। ठीक। ऑपरेशन अलग है। जब शिशु सामान्य व प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा योनि से बाहर नहीं आ पाता है तो माँ के उदर में चीरा लगाकर शिशु को बाहर निकाला जाता है। यानी माँ के पेट को क्या किया जाता है? ऑपरेट कर दिया जाता है, ऑपरेशन हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? सी सिजेरियन बर्थ कहते हैं। इस तरीके का ऐसे कुछ कट लगा करके और बच्चे को बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है। आप लोग इसको देख लिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्या कह रहा है? 1 सेकंड का टाइम दे दीजिए मुझे। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर करें आप लोग। 45 क्या है? आप कहोगे मैम 45 का आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 45 प्रश्न पढ़ें। अमेरिका मतलब किस सन में कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त हुई? यानी एक्सटेंशन एजुकेशन को कब अमेरिका में एक्सेप्ट किया गया, मान्यता मिली? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 1950। आप बता दें क्या होगा? आप कहोगे मैम 1914 जो है ये अमेरिका में प्रसार शिक्षा को मान्यता दी गई थी। यहाँ पे दिया हुआ है प्रसार शिक्षा का सबसे पहले प्रयोग ब्रिटेन, जिसे यूनाइटेड किंगडम यानी यूके कहते हैं। क्या कहते हैं? यूके कहते हैं। 1 सेकेंड। क्या कहते हैं? यूके कहते हैं, में प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात अमेरिका में प्रयोग किया गया। ग्रामीण पलायन को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने एक आयोग का गठन किया। एक्सटेंशन एजुकेशन का पहला मतलब अगर कोई पूछे क्या होता है तो ग्रामीण पलायन को रोकने के लिए कि ताकि ग्रामीण अपने गांव को छोड़ करके शहर में जो जाकर के दिल्ली बंबई काम कर रहे हैं ये चीजें बंद हो जाए। ये तब बंद होगा जब आप अपने यहाँ लोगों को रोजगार दे पाओगे, नहीं तो कोई भूखों नहीं मरेगा। ठीक है। जब आप रोजगार देने में सक्षम हो जाएंगे तो ग्रामीण ऐसे ही नहीं पलायन करेंगे। कौन अपना घर परिवार छोड़कर दूर जाना चाहता है? हर किसी को अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चे प्यारे होते हैं। ठीक है। तो कोई नहीं दूर जाना चाहेगा। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उन्होंने एक आयोग का गठन किया। इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1914 में
स्मिथ लीवर एक्ट पारित हुआ। कौन सा एक्ट पारित हुआ? स्मिथ लीवर एक्ट पारित हुआ तथा ग्रामीण विकास हेतु संस्थागत शिक्षण व्यवस्था के क्षेत्र से बाहर विस्तार शिक्षा का प्रसार हुआ, अर्थात विकल्प बी सही हो जाएगा। यहाँ पे कितने प्रश्न मिले कि प्रसार शिक्षा का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया? तो यूनाइटेड किंगडम में यानी यूके में। अमेरिका में कब लाया गया? 1914 में। कौन सा एक्ट बना करके लाया गया, यानी कौन से आयोग की सिफारिशों पे लाया गया? तो आप कहोगे लीवर स्मिथ एक्ट पारित करके किसको चालू किया गया? किसको? प्रसार शिक्षा को। क्यों प्रसार शिक्षा को लाया गया? ताकि ग्रामीण पलायन को रोकने के लिए। यहाँ पे 3-4 प्रश्न बन गए, ठीक है, 5 प्रश्न बन गए, इसको आपको याद करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्य करता है। ऑप्शन ए हेल्दी पर्सन्स यानी निरोग व्यक्ति के लिए। ऑप्शन बी कम्युनिटी यानी समुदाय के लिए। ऑप्शन सी मदर एंड चाइल्ड के लिए यानी माता एवं शिशुओं के लिए। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव यानी उपरोक्त सभी के लिए। 46 का आंसर आप लोग करते हैं। आप कहोगे मैम 46 का आंसर जो है आपका हो जाएगा कि माता और शिशुओं के लिए ये क्या करता है? कार्य करता है। अक्सर लोगों ने ऑल ऑफ द एबव लगा दिया था, ठीक है, लेकिन सबका गलत हो गया था। आयोग ने आंसर को सी सही कर दिया था। WHO से भी आप लोग देख रहे हो इस पेपर में 2 क्वेश्चन बने हुए हैं, इसका आप विस्तार से पढ़ लो क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव का स्वास्थ्य संबंधी समाज विकसित कराने की संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य देश तथा 2 संबद्ध सदस्य हैं। इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। WHO की स्थापना कब हुआ? 7 अप्रैल 1948 को। WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो आप कहोगे मैम WHO का मुख्यालय जेनेवा में है, यानी स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। यह कई क्षेत्रों में कार्य करता है। किस किस क्षेत्र में कार्य करता है? मातृ, नवजात, बाल एवं किशोर स्वास्थ्य, संचारी रोग नियंत्रण और संचारी रोग एवं स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक, सार्वभौम स्वास्थ्य, सेवा प्रसार, सतत विकास और स्वास्थ्य पर्यावरण, स्वास्थ्य तंत्रों का विकास, स्वास्थ्य सुरक्षा और आपात परिस्थितियों आदि अतः विकल्प सी हो जाएगा। कितने जगह पे ये WHO वर्क करता है? WHO का स्थापना 7 अप्रैल को हुआ था, इसीलिए 7 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मनाते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर करते हैं। निम्नलिखित एवं छपी सामग्री किस प्रकार का साधन है? रिटेन एंड प्रिंटेड मटेरियल आर टाइप ऑफ। ऑप्शन ए ऑडियो एड्स है यानी श्रव्य साधन है। ऑप्शन बी विजुअल एड्स है यानी दृश्य साधन है। ऑप्शन सी ऑडियो विजुअल एड्स है यानी दृश्य श्रव्य साधन है। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज यानी इसमें से कोई नहीं। 47 का आंसर कर दिया, आप क्या होगा? 47 का आंसर हो जाएगा कि मैम लिखित एवं छपी जो सामग्री है ये दृश्य सामग्री होगी। क्या होगी? दृश्य साधन हो जाएगा, यानी हम इसे देख सकते हैं, ठीक। इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर इसका विस्तार से पढ़ लीजिए। लिखित शब्दों का प्रसार शिक्षण में अति महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे कदापि नकारा नहीं जा सकता। जो चीजें हम सुनते हैं उसे कुछ ही दिनों में भूल जाते हैं, परंतु लिखी हुई चीजों को हम बार बार पढ़कर स्मरण कर सकते हैं तथा जिस पृष्ठ के पैराग्राफ को जब चाहे तब पढ़ सकते हैं। अखबार, पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, लिफलेट्स, बुलेटिन्स, परिपत्र आदि ऐसे शिक्षण सामग्री हैं जिनकी उपादेयता कभी कम नहीं होगी। यह दृश्य साधन के अंतर्गत आते हैं, अर्थात विकल्प बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर करें। 48 क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत लोगों का गलत हुआ था, सब लोग बोध करके आए थे, लेकिन बोध सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर आप लोग कर दे, क्या होगा? वह उद्देश्य भोज्य पदार्थ किसने विकसित किया? मल्टीपर्पज फूड इज डेवलप बाय, किसने किया? ऑप्शन ए निन हैदराबाद ने। ऑप्शन बी CFTI मैसूर ने। ऑप्शन बी बोथ ए एंड बी दोनों ने। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अब आप अपना आंसर कर दे, क्या होगा?
आप कहोगे मैम इसका आंसर CFTRI मैसूर हो जाएगा। लोग बोथ बोथ करके आए थे इसलिए लोग का गलत हो गया था। ठीक, इसका विस्तार से आप लोग पढ़ लो। भारतीय बहुउद्देशीय भोजन जिसे इंडियन मल्टीपर्पज फूड कहते हैं। ठीक है, पूर्व स्कूल पूर्व बालकों के लिए FTRI मैसूर यानी सेंट्रल, ऐसी गायब हो गया। ठीक, CFTRI मैसूर जिसे सेंट्रल फूड टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? CFTRI का फुल फॉर्म क्या हो गया? C फॉर सेंट्रल, F फॉर फूड, T फॉर टेक्निकल, R फॉर रिसर्च, I फॉर इंस्टीट्यूट। अब आप याद कर लो CFTRI का फुल फॉर्म क्या हो गया। आप कहोगे मैम सेंट्रल फूड टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? मैसूर में है। ठीक है, द्वारा तैयार किया गया। इसमें 75% भाग कम वसा में मूंगफली का आटा यानी लो फैट ग्राउंड नट फ्लोर है तथा 25% भाग भुने चने को मिलाकर तैयार किया जाता है। यानी 75% क्या होता है? मूंगफली का आटा होता है। और 25% क्या होगा? 25 और 75 मिलाने पे टोटल 100% हो जाता है। तो इस तरीके से करके मिला करके एक मिश्रण तैयार किया जाता है। इस मिश्रण में विटामिन ए, डी एंड थायमीन, राइबोफ्लेविन तथा कैल्शियम कार्बोनेट को मिलाकर दृढ़ किया जाता है यानी फोर्टिफाइड किया जाता है। क्या क्या मिलाकर के? विटामिन ए हो गया, डी हो गया, थायमीन हो गया, राइबोफ्लेविन हो गया एंड कैल्शियम कार्बोनेट, इन सबको उसमें मिलाया जाता है ताकि बालकों को दैनिक पोषक पदार्थों की पूर्ति हो सके, अर्थात विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 क्या आंसर है? वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए लाइसिन है, ऑप्शन बी थ्रियोनिन है, ऑप्शन सी स्टारीन है, ऑप्शन डी बेलाइन है यानी बेलीन है, जिसे कहते हैं बेलीन कहते हैं, बेलाइन कहते हैं। आप बता दो कि वृद्धि के दौरान बच्चों को आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है? आप कहोगे मैम हिस्टाडीन जो है ये बच्चों के लिए बेस्ट होता है। हिस्टाडीन हो गया, आर्जिनिन हो गया, यह आवश्यक, यह जो अमीनो अम्ल है यह क्या है? आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं यानी इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। यह शिशुओं के विकास के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, अर्थात विकल्प सी होगा। इसके कार्य क्या हैं? यह लाल रक्त कणिकाओं जिसे हम आरबीसी कहते हैं के निर्माण में तथा ऊतकों की वृद्धि में आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? परिधानों में राफल्ड कॉलर प्रायः किस आकार के गले में लगाए जाते हैं? राफल्ड कॉलर कैसे होते हैं? इस तरीके का होता है। ठीक है, जो जोकर वगैरह के कपड़े में बना होता है यही क्या है? राफल्ड कॉलर होता है। ठीक है, ये क्या हो गया? ये आप लोगों का मैंने जो बना दिया ये क्या है? यही राफल्ड कॉलर है। ठीक है, आप कहोगे मैम इस तरीके से जोकर पहने होते हैं यही क्या होता है? राफल्ड कॉलर होता है। तो ऑप्शन ए रेक्टेंगुलर यानी आयताकार, ऑप्शन बी वी शेप यानी वी आकार, ऑप्शन सी यू शेप यानी यू आकार, ऑप्शन डी राउंड यानी गोलाकार। अब आप इसे क्या देख पा रहे हो? आप कहोगे मैम इसे हम यू आकार माने कि गोलाकार माने? आप इसे गोला यानी राउंड मानेंगे ना कि यू आकार मानेंगे। यू आकार का गला कुछ ऐसे होता है। ठीक है, कैसे होगा? ऐसे होगा, लेकिन जो सर्कल होता है, राउंड होता है, वो ऐसे होता है। ठीक है, इधर आ जाओ। परिधानों में राफल्ड कॉलर प्रायः गोलाकार गले में लगाए जाते हैं, अर्थात विकल्प डी सही होगा। ठीक है, आप लोग जो लोग मेरे टेलीग्राम से ना जुड़े हों वो टेलीग्राम से जुड़ जाए। ठीक है, आप लोगों को कहीं ना कहीं हमेशा लिंक में अपलोड करती रहती हूँ, मैं लिंक दे दूंगी आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप जाकर के वहां पे जितने भी प्रकार की आस्तीन है मैंने करा दिया है, आप जाकर के वहां पे देख लो। मैंने आस्तीन का फोटो सहित नाम लिखा है, वहां पे आप जाकर के देख सकते हैं। ऐसे ही किसी दिन मैं गले को और किसी दिन मैं आस्तीन आस्तीन का तो करा दी हूँ, किसी दिन मैं गले को भी सब ला करके अलग से करा दूंगी। लेकिन आप लोग जब जुड़े रहेंगे तभी वहां पे चीजें मिल पाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर करें। पोलनी ऊन क्या है? पोलनी वूल इज नोन एज, ऑप्शन ए मेरिनो ऊन होगा, ऑप्शन बी पैशम ऊन होगा, ऑप्शन सी
शहतूत है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज है। तो आप कहोगे मैम शहतूत तो कुछ होता ही नहीं है और नन ऑफ दीज मतलब भी कुछ नहीं, ठीक है। तो इन दोनों में से ही आंसर देना है आपको। 50-50 आपका कर दिए। आप कहोगे मैम मैरिनो वुल होता है, ठीक है। क्या होगा, मैरिनो वुल होगा। मैरिनो वुल प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आती है। इसे ही बोलनी वुल भी कहते हैं। ये मेरिनो जाति के भेड़ों के बालों से प्राप्त की जाती है। इसके बालों से इसके बालों से बने ऊनी वस्त्र उत्कृष्ट कोटि के एवं सर्वश्रेष्ठ होते थे। स्पेन के बने मेरिनो ऊनी वस्त्र अपनी उत्कृष्टता, उन्नमता, कोमलता एवं बारीकी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थे। अर्थात विकल्प ए सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर करें। शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं? द पावर ऑफ बॉडी टू फाइट विथ डिजीज इज कॉल्ड। ऑप्शन ए निःसंक्रमण कहेंगे, ऑप्शन बी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कहेंगे, ऑप्शन सी उद्भवन अवधि कहेंगे यानी इवेशन पीरियड जिसे इंक्यूबेशन पीरियड भी कहते हैं, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर दे दे 52 का क्या होगा। आप कहोगे मैम 52 का आंसर हो जाएगा, आप लोग अपना बता लें तो हम बताएं, ये होगा रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है। क्या होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता। क्वेश्चन नंबर 53, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे ह्यूमिनिटी कहते हैं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है। प्रतिरक्षा प्रणाली में रक्षा की पहली पंक्ति रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। डब्ल्यूबीसी हमारे संक्रमण से रक्षा करता है। डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर कर दे। ये भी क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। क्या है, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट इन चाइल्ड। बच्चों में सन्निकट दूरस्थ विकास का क्या क्रम है या क्रम क्या है। ऑप्शन ए फ्रॉम हेड टू टू, ऑप्शन बी फ्रॉम हेड टू हर्ट, ऑप्शन सी फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, ऑप्शन डी फ्रॉम चेस्ट टू लेग्स। आप आंसर कर दें कि सिर से पैर की ओर होगा, कि सिर से हृदय की ओर होगा, कि केंद्र से परिधि की ओर होगा, कि छाती से पैर की ओर होगा। अब यहाँ पे आप लोगों को हम याद करने का ट्रिक बताएंगे। आप कहोगे मैं बच्चों में सन्निकट दूरस्थ विकास के लिए कहा है यानी प्रोक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट कहा है, ठीक है। तो इसकी बात कहाँ से आती है, अगर ये बच्चा हो गया, ठीक है, इस तरीके से मैं बना दे रही हूँ, ये बच्चा है, इसका विकास अगर केंद्र से हो रहा है, सेंटर से हो रहा है, और पहले यहाँ पे बीच का विकास होगा, फिर सिर का होगा, फिर हाथ का होगा, फिर इस तरीके से विकास होगा, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम सन्निकट दूरस्थ विकास कहेंगे। क्या कहेंगे, सन्निकट दूरस्थ विकास कहेंगे। ये क्या होगा, इसमें मैम केंद्र से, मैंने कहा ना सेंटर से विकास होगा, तो इसमें कहां से विकास होता है, आप कहोगे मैम केंद्र से परिधि की ओर यानी फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी की ओर डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट कहते हैं। अब इसी तरीके से एक शब्द आता है सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट में क्या होता है, यानी जब बच्चे का विकास सिर से पहले होकर के शुरू, फिर हाथ में आएगा, फिर इस तरीके से पैर में आएगा, इसको हम क्या कहते हैं, सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट, ठीक है। इस तरीके से दो शब्द यहाँ पे होते हैं, ये आपको दोनों याद करके रखना। चलो यहाँ पे विस्तार से दिया है, क्या है, विकास के सिद्धांत में अति महत्वपूर्ण सिद्धांत है। विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रत्येक बालक या व्यक्ति की विकास की दर भिन्न भिन्न होती है, फिर भी विकास एक निश्चित दिशा में होता है। विकास दो दिशाओं में होता है, वे क्रम निम्न है, ठीक है। क्या है, विकास दो दिशाओं में होगा। नंबर 1 सिर से पैर की ओर, जिसे सिफेलोकॉर्डल कहते हैं। क्या कहते हैं, सिफेलोकॉर्डल कहते हैं या सिफेलोकॉर्डल, जो भी आपको बोलने में सही लगे। और दूसरा क्या है, शरीर के मध्य से बाहर की ओर, जिसे प्रॉक्सिमो डेवलपमेंट डिजिटल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट कहेंगे। तो जो सिर से पैर की ओर विकास होता है यानी सेफेलोकॉर्डल विकास होता है, कॉर्डल विकास होगा, इसमें क्या होता है, विकास सिर से पैर की ओर, इसे हम मस्तकाधुमुखी विकास कहते हैं। अर्थात पहले बच्चे का सिर बनता है, फिर क्या बनता है,
पैर बनता है। इसमें क्या बनेगा, प्रॉक्सिमल डिजिटल डेवलपमेंट में क्या होगा, विकास शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है, यानी पहले पेट वाले हिस्से का विकास होगा, फिर इधर उधर के हिस्सों का क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, अर्थात पहले स्पाइनल कॉर्ड बनता है, फिर हृदय, इस क्रम में विकास होता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर सकती हूँ। ठीक है, जूम इन कर दो। अब यहाँ पे हम लोग आगे निकल चले। क्वेश्चन नंबर क्या है, 54। चेचक की विषाणु का क्या नाम है, चिकन पॉक्स आर स्प्रेड बाय विच वायरस। ये आप लोगों को मैं करा चुकी हूँ। ठीक है, आप लोग 5 बजे वाले क्लास में जो लोग रहे होंगे उनसे सिंगल डिजीज का क्वेश्चन भी नहीं गलत होगा। उस प्ले लिस्ट का नाम है 10 मिनट टेस्ट सीरीज। आप वहां पे जाकर के अपने एक एक बीमारी को क्लियर कर सकते हैं। मैंने 27 बीमारियों को बहुत विस्तार से, लक्षण क्या है, वायरस क्या है, होता क्यों है, नाम किस कारण पड़ा है, मैंने सब पढ़ा दिया है। आप जाकर के क्लास को देख सकते हैं। लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कितना क्वेश्चन आपने सही किया। फिलहाल आप अपना आंसर दीजिए। ऑप्शन ए है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ऑप्शन बी है बैरिसेला जोस्टर वायरस, ऑप्शन सी है विब्रियो कॉलेरा, ऑप्शन डी है साल्मोनेला टाइफी। आप कहोगे मैम इसका मैंने ट्रिक दिया है, जो लोग क्लास में होंगे मैं उन लोगों को ट्रिक याद आ रहा होगा कि मैम 2 लोग होते हैं, उन लोगों को मॉल में जाना होता है शॉपिंग करने। कहाँ जाना होता है, मॉल में जाना होता है। तो वो कहता है कि चलो हम लोग चेतक से चलते हैं, तो लड़की कहती है नहीं, हमें किससे जाना है, हमें ओला से जाना है। किससे जाना है, हमें ओला से जाना है। अब यहाँ पे आपको आंसर मिल गया होगा। आप कहोगे मैम इसका आंसर यही है क्या, तो आप बता दो क्या है। आप कहोगे मैम इसका आंसर हो जाएगा 54 का आंसर होगा। क्या होगा, आप कहोगे मैम ओला सेला कहीं दिख तो नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर बी क्या होगा, बैरिसेला जोस्टर वायरस। यहाँ पे बैरिसोला, जो सेला दिया है यही सेला और बैरियोला होता है। बैरियोला से क्या हो गया, ओला हो गया। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो, चेचक जिसे शीतला, बड़ी माता या स्मॉल पॉक्स एक जीवाणु जनित रोग है। चेचक की विषाणु का नाम बैरिसेला जोस्टर है। इस रोग के 2 विषाणु उत्तरदायी माने जाते हैं। बैरिरोला दिया है जो मेजर है और वायरोला माइनर होता है। क्या क्या, वायरोला मेजर है और वायरोला माइनर होता है। ठीक, इस रोग के अधिकांश छोटे बच्चे ग्रसित होते हैं। यह रोग जब किसी व्यक्ति को होता है तो इसे ठीक होने में 10 से 15 दिन लग जाता है। यह रोग अधिकतम वसंत ऋतु तथा ग्रीष्म काल में होता है। यदि इस रोग का उपचार जल्दी न किया जाए तो रोग से पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। 1718 ईस्वी में यूरोप में लेडी मेरी पोस्टले मॉन्टेग्यू ने पहली बार इसकी सुई प्रचलित की और 1796 ईस्वी में एडवर्ड जेनर ने इसके टीके का आविष्कार किया था। यानी चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया, एडवर्ड जेनर ने किया। कब किया, 1796 में किया। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ आप लोग बता दो क्वेश्चन नंबर 55, मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो आप कहोगे मैम इसमें ऑप्शन ए दिख रहा है और केवल यही होगा भी। जीन पियाजे ने, हम लोग को ऑप्शन नहीं चाहिए। ठीक, क्या है, तो जीन पियाजे ने दिया था। हम लोग विस्तार से पढ़ लें। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जिसे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित एक विशद सिद्धांत है। पियाजे का मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, अर्थात विकल्प ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, हैजा जिसे हम कॉलरा कहते हैं, कॉलरा इज स्प्रेड बाय, यानी हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है। ऑप्शन ए एयर है यानी वायु द्वारा, ऑप्शन बी वाटर द्वारा, ऑप्शन सी फूड द्वारा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज द्वारा। आप कहोगे मैम हैजा हो गया, अतिसार हो गया, और क्या हो गया, अतिसार और पेचिस हो गया, ये सारी यानी डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया एंड कॉलरा हो गया। ये तीनों जो डिजीज होते हैं ना मैम, ये तीनों वाटर जनित डिजीज होते हैं। WATER यानी वाटर कॉजेज क्या होते हैं, डिजीज होते हैं, जल जनित रोग होते हैं। ठीक है, हैजा को विसूचिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
विसूचिका भी कहते हैं। आज ही हम 10th के बुक में यही चैप्टर पढ़ा करके आए हैं कि जल जनित रोगों के बारे में एक चैप्टर उनका दिया है। आज मैं इसी के बारे में उन बच्चों को पढ़ा करके आए हूं, तो मुझे तत्काल याद है। यह एक संक्रामक आंत रोग है जो विब्रियो कॉलेरा नामक बैक्टीरिया के एंटेरोटॉक्सिन उत्पन्न करने वाले उपभेदों के कारण होता है। मनुष्यों में इसका संचरण इस जीवाणु द्वारा दूषित भोजन या दूषित पानी को ग्रहण करने के माध्यम से होता है। आमतौर पर हैजा पानी के द्वारा फैलने वाला रोग होता है, अतः विकल्प बी सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन दे कि हैजा होता है दूषित जल एवं दूषित भोजन से, तो आप दूषित जल एवं दूषित भोजन से सही करके चले आइएगा, क्योंकि 10th के बुक में ये दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, थकान की स्थिति में कोशिकाओं में कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है? ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी मैलिक एसिड, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। आप कहोगे मैम मैलिक एसिड सेब में होता है, एसिटिक एसिड किस में होता है? सिरके में होता है। तो लैक्टिक एसिड के इकट्ठा हो जाने से हमें थकान महसूस होती है। ठीक है, इधर देख लो आप लोग, यहाँ पे अब थकान के बाद, हाँ मैंने ये भी 5 बजे के वीडियो में करा रखा है, आप जाकर के बहुत अच्छे से देख सकते हैं। बोर्डम क्या होता है, कुंठाजन्य क्या होता है, नीरस क्या होता है, मैंने सब करा दिया है। शक्ति व्यवस्थापन में थकान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। थकान 2 प्रकार की होती है, कि शारीरिक थकान और मानसिक थकान। शारीरिक थकान क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा लगातार कार्य करने से उत्पन्न थकान को शारीरिक थकान कहते हैं। लगातार शारीरिक कार्य करने से ऑक्सीजन का ह्रास होने लगता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे थकान का अनुभव होता है। ठीक है, मानसिक थकान में क्या होगा? मानसिक में एक नीरस थकान होती है, एक कुंठाजन्य थकान होती है, एक फ्रस्ट्रेशन होती है, और एक क्या होता है मुझे नहीं याद आ रहा है, बोरियत होगा नीरस में, और कार्य में अत्यधिक वृद्धि। ठीक, इधर क्या है? अत्यधिक वृद्धि को सही लग रहा है क्या? कार्य में अत्यधिक वृद्धि, अच्छा हाँ, यानी अगर लंबे समय से कार्य कर रहे हो। ठीक, यहाँ क्या है? असफलता का डर होना और कार्य की कुशलता में कमी। इस तरीके से हो गया। फोटो खींच लें। फोटो क्या खींचेंगे, आपको पढ़ना है तो जाकर के 10 मिनट वाले टेस्ट सीरीज में देख ले, बहुत विस्तार से बता दिया आप लोगों को। 58 का आंसर कर दें। बालक का समाजीकरण कहाँ से प्राप्त होता है? सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड स्टार्ट फ्रॉम। ऑप्शन ए सोशल मीडिया, ऑप्शन बी स्कूल, ऑप्शन सी फैमिली, ऑप्शन डी प्लेग्राउंड यानी खेल का मैदान। तो आप कहोगे मैम बच्चे का समाजीकरण उसके घर परिवार से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होगा? उसके घर परिवार, एक सेकेंड, क्या है? उसकी फैमिली से शुरू होता है, यानी परिवार से शुरू होता है। ठीक है, ओहो, ठीक, यहीं तक क्वेश्चन था। ठीक, मैंने फोटो नहीं खींचा है। ठीक है, आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में जो होगा, तीसरे पार्ट में हम सब खत्म कर, नहीं खत्म होगा ना तीसरे पार्ट में भी। एक सेकंड अगर आप लोग दें तो मैं, लेकिन नहीं हो सकता। ठीक है, फिलहाल चलिए ठीक है, इतना ही रहने दीजिए। फिलहाल ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे इंपॉर्टेंट वीडियो ना छूट जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।